नीति राजनीति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शतरंज की बिसात पिस चुकी है और खेल सत्ता का शुरू हो चुका है। बहुत कम समय बचा है पार्लियामेंट के इलेक्शन में और आज की राजनीति में हमारे साथ है पूर्व विधायक एडवोकेट वामन राव चटप साहब। आपको बताते हैं कि चटप साहब की शुरुआत तो वैसे वकीली के व्यवसाय से हुई, लेकिन किसानों के आंदोलन से उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और राजूरा, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर का एक क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से वे विधायक रहे हैं और अच्छे उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी आम जनता के प्रतिनिधित्व की बात चलती है, वो भी विदर्भ अंचल से, तो एडवोकेट वामन राव चटप साहब का नाम बड़ी शिद्दत से लिया जाता है और चटप साहब का आज की राजनीति में हम स्वागत करते हैं। चटप साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और बात यहीं से शुरू करते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन शुरू होने वाले हैं अभी और तैयारियां सब तरफ चल रही है। स्वतंत्र भारत पक्ष की आप प्रांत में अगुवाई करते हैं महाराष्ट्र प्रदेश में, क्या तैयारियां हो रही है आपकी? स्वतंत्र भारत पार्टी ने 30 दिसंबर को 2 सीटें महाराष्ट्र से लड़ाने का तय किया है। इसमें से चंद्रपुर और दूसरा नांदेड़। चंद्रपुर से खुद मैं ही उम्मीदवार हूँ और नांदेड़ से इंजीनियर गुणवंत पाटिल, जो कि हमारी पार्टी के महासचिव है, वो दूसरे उम्मीदवार हैं। ये क्या वजह रही होगी कि आपने महाराष्ट्र से मात्र 2 जगह चुनी? नहीं, इसकी वजह यह है कि पार्टी यदि रिकॉग्नाइज पार्टी होना है तो उसके लिए 2 सांसद चाहिए या 10 विधायक चाहिए, या तो जो भी कास्टेड वोट होंगे असेंबली के लिए उसमें 6% वोट चाहिए। हमें हमारी पार्टी को रिकॉग्निशन मिला नहीं करके हम 2 ही जगह लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। तो मतलब पूरा विश्वास है आपको कि ये सीटें निकल जाएगी? कोशिश करने वाले ने कभी हार नहीं हुई। ये बात तो सही है। एक बात बताइए साहब, आप तो विधायकी में अपना पूरा वक्त गुजारते रहे, फिर अब स्वतंत्र भारत पक्ष के निर्माण में अपना वक्त दे रहे हैं, वकीली कैसे चल रही? नहीं, वकालत तो मैंने 1 मार्च 90 के बाद मैं कोर्ट में गया ही नहीं। अच्छा। और उसके बाद जब भी गया वो 21 बार एक मुलजिम करके ही गया एजुकेशन में। अच्छा। तो वकील करके गया नहीं। जैसे ही मैं जो भी काम था जिंदगी में वो सिंसियरली किया। वकालत 13 साल सिंसियरली किया। अच्छा। 15 साल विधायकी सिंसियरली किया। ये 15 साल के टर्म में दूसरी बार का बेस्ट पार्लियामेंट अवार्ड मुझे मिला था। और मैं अब जैसा प्रेजेंट में जो भी सांसदीय आयुध है ये सब इस्तेमाल करने में और इशू का फॉलो करने में कभी कसर नहीं छोड़ता था। क्या इशूज लेकर चल रहे हैं आप इस समय? इस समय जैसा कि वतन के लेवल पर देखते हैं आप, तो आज फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया है। फूड सिक्योरिटी बिल में हालांकि खुद ये जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी कह रहे हैं कि 9.5 साल में जो भी बीपीएल की रेखा के नीचे वाले परिवार थे वो 37% पर से 21% पर आए। 16% लोगों की आय बढ़ी है, 20,000 के ऊपर गई है। अच्छा। और ऐसी हालत में सरकार ने 67% आदमियों को फूड सिक्योरिटी का एडवांटेज देने का तय किया है। अच्छा। यानी जो बीपीएल की रेखा के ऊपर है ऐसे 46% लोगों को आधे दाम में, जो कि वतन की सीएससीपी ने तय की सपोर्ट प्राइस है, जो कि हमारे राज्य की गारंटी प्राइस है, उसके आधे कीमत में सरकार उनको देगी। जैसा कि गेहूँ 13.5 रुपया कीमत है उनकी, तो उसको 7.25 रुपया में देगी। ऐसे 46% परिवार है, तो इससे जो भी 35 केजी तक देंगे वो 5 केजी पर हेड, और ऐसे इसमें समझो कि भाई 25 केजी दिया, 35 केजी दिया, जो भी दिया वो कंज्यूम नहीं हुआ, 10 केजी भी बचता है तो बाजार में आएगा। बाजार में आने से क्या है, 6.25 में मिलने वाला गेहूँ 13 में भी वो बेचते तो उनका कोई घाटा नहीं। मगर जो खुली मंडी में गेहूं के दाम यदि 20 रुपए चल रहे हैं तो वो 20 रुपए वाला कोई नहीं लेगा। इससे सबसे बड़ा धोखा है कि भाई किसान फसल का पैटर्न बदलेगा और फूड वाले फसल के बजाय वो कैश सिक्योरिटी वाले अपने क्रॉप की तरफ जाएगा। आपको व्यक्तिगत रूप में क्या लगता है कि ये जो सरकार जिस तरह के आंकड़े दे रही है, ये आंकड़े ठीक है?
नहीं, ये तो सच्चाई है सर। सरकार जो बोल रही 21% पर आया है, इसमें भी थोड़ी जगलरी है, नहीं ऐसा नहीं, मगर 21% पर आया है ऐसा बोलते हैं तो 46% लोगों को आप जो एडवांटेज दे रहे हैं वो सिर्फ 13% वोट जुटाने के लिए है। अच्छा। ये कोई फूड सिक्योरिटी नहीं है, चेयर सिक्योरिटी बिल है। मतलब एक बात, दूसरी बात इसमें ऐसी है जी जी कि आज वतन के सामने जो चैलेंज है सबसे बड़ा, कि जैसा आपको पेट्रोल बाहर से लाना है, एडिबल ऑयल बाहर से लाना है, पल्सेस बाहर से लाना है, तो उसको जो भी फॉरेन करेंसी लगती है, आज जो फॉरेन करेंसी वतन के पास में अवेलेबल है वो 7 महीना पूरेगी, वो $27,800 के करीब है। अच्छा। और चाहिए $39,000 और 6 महीने के अंदर चुनाव है। सरकार लंबा सोच ही नहीं रही है। और दूसरा इसका बोझ सर 1,25,000 करोड़ का बोझ, जो वतन आज पूरा फाइनेंशियली मर गया है, ऐसी हालत में 1,25,000 करोड़ का बोझ वतन सही नहीं सकता। और ऐसी हालत में इसलिए हम इसको विरोध करेंगे। हमारा जो अभी शेतकरी संगठन का अधिवेशन हो रहा चंद्रपुर में 8-9 को प्रतिनिधि 10 को पूरे वतन के 14 राज्य के किसान नेता आएंगे और उस समय इसका हम पूरा ये करेंगे। तो आपने शेतकरी संगठन का जो काम है वो तो सामाजिक स्तर पर करना चाहा है, और फिर स्वतंत्र भारत पक्ष जो है वो आपका राजनीतिक संगठन है। प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारी माँ ही शेतकरी संगठन है। अच्छा। स्वतंत्र भारत की माँ जिसके पेट से स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ वो शेतकरी संगठन है। अच्छा। मैं मेरी चेस्ट पर जो भी बैज देख रहे हैं आप, वो शेतकरी संगठन का, वो हमारी माँ है। और जब माँ ही पेरेंट यानी इंस्टीट्यूट है तो उसके ही सभी प्रोग्राम लेके आगे जाना है। दूसरा अभी सीलिंग आ रहा है, सीलिंग आ रहा वतन में लैंड रिफॉर्म्स कमेटी का रिपोर्ट आया है और अभी वो जयराम रमेश जी ये ये जो रिपोर्ट है लैंड रिफॉर्म्स कमेटी का, ये पॉलिसी करके डिक्लेयर करना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत लेके पार्लियामेंट में रख के। और इससे सबसे धोखा क्या हो रहा है, ये जो सीलिंग एक्ट स्टेट एनैक्टमेंट्स है उसमें अभी बदलाव करो ऐसा बोल रहे। 54 एकड़ का ड्राई क्रॉप फसल का सीलिंग 15 करने को बोल रहे। इरिगेशन का 18 का पेरेनियल है, 2 सीजन का 27 है, 1 सीजन का 36 है, तो वो 10 करो ऐसा बोल रहे हैं। अब्सेंटी लैंडलॉर्ड जो भी है, जो भी आपके बच्चे बाहर देश पढ़ते हैं उनको अब्सेंटी लैंडलॉर्ड का 7.5 और 5 करो ऐसा बोल रहे हैं। यदि और ये कानून आता है, ऐसा बदलाव आता है तो और खेती धंधा पूरा रुक जाएगा। आज ही ये सर्वे बता रहा है प्लानिंग कमीशन का कि 40% नए किसान बच्चे खेती से बाहर भागना चाह रहे हैं। और पहली बार चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एक्वा फार्म्स, प्लांटेशन फार्म्स, ये सभी ये प्रोटोकॉल से लाने को बोल रहे हैं और 1 यूनिट यानी 15 एकड़ के ऊपर नहीं रखने को बोल रहे। आज 54 एकड़ वाला किसान खुदकुशियां कर रहा है और वतन में 11 साल में 3 लाख किसानों ने खुदकुशियां की। महाराष्ट्र में स्पेशली वेस्टर्न विदर्भ में और वर्धा डिस्ट्रिक्ट में किसानों ने जो आत्महत्या की, ये 32,000 किसानों की खुदकुशियां है। तो ऐसी हालत में यदि और ये कानून आता है, ऐसा बदलाव आता है तो और खेती धंधा पूरा डूब जाएगा। आज ही ये सर्वे बता रहा है प्लानिंग कमीशन का कि 40% नए किसान बच्चे खेती से बाहर भागना चाह रहे हैं। वो जा नहीं सकते क्योंकि टेनेंसी लॉ के मुताबिक वो लैंडलेस नहीं हो सकते गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर, करके जीना यहाँ मरना है इसके सिवा जाना क्या करके जबरदस्ती वहाँ है। तो ऐसी हालत में जा सकते ना इधर नहीं जा सकते, बाबा बच के कहाँ जाओगे, ऐसी हालत हो गई है। तो ऐसी हालत में ये कानून बनता है और ये लैंड रिफॉर्म्स कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट होता है तो खेती धंधा पूरा ही डूब जाएगा। इसलिए हम इसका 20 मार्च से हमने जबकि राजघाट पर 14 राज्य के किसानों ने धरना दिया था और उसका हम पूरी ताकत से विरोध करें। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए कि आपको एक अच्छा संसद पटु कहते हैं, उसका पुरस्कार आपको देते हैं, आप शेतकरी संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और परसों से आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बावजूद इसके किसानों की स्थिति बदलती नहीं, इसके लिए क्या वजह, क्या मानते हैं? वजह यह है सब दुर्भाग्य से गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां है यही
किसानों के मरण के लिए, आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। तो क्या किसान इसके लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा? किसान संघर्ष कर रहा, अपने अपने ढंग से, अपने अपने लेवल पर, अपने अपने राज्य में संघर्ष कर रहा। दुर्भाग्य है कि जो भी किसान के परिवार से बच्चा अंदर जाता है, अब ये स्पेशली जैसा CACP जो बोलते हैं, कृषि मूल्य और लागत खर्च है, ये पार्लियामेंट की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जुरिडिक्शन में जो भी बच्चे वहां जाते हैं वो सिस्टम से जुड़ जाते हैं। अच्छा। मैं असेंबली इसीलिए नहीं लड़ा था कि जब हमने एक बिल पास कर रहे थे, हमारा 29 का कोरम है और हम हाजिर थे सिर्फ 5। 3 बार बेल बजाने के बाद भी छठा आया नहीं और हमने लीगली इलीगल काम किया। हमने ये बोला था कि लीगल इलीगल काम करने के लिए हम असेंबली नहीं आएंगे, टैक्स पेयर के आराम के 500 रुपए लेने के लिए नहीं आएंगे। फिर लास्ट समय एक छठा विधायक नागपुर वेस्टर्न का छठा विधायक आया था और हमने एक बिल पास किया था, करके हमने ये कबूल करके पार्लियामेंट लड़ी, असेंबली लड़ी। अच्छा। तो ऐसी हालत में ये सिस्टम से जुड़ जाने के बाद बहुत सारे तो बैठते नहीं, बैठते हैं तो बोलते नहीं है, बोलते हैं तो सांसदीय आयुधों का इस्तेमाल करते नहीं है। और ऐसी हालत में जब कुल्हाड़ी का डंडा ही अपने परिवार के लिए यदि मारक हो रहा है, तो अपने ही से ही गए हुए अपने प्रतिनिधि, अपने ही परिवार से, अपने ही प्रोफेशन से गए हुए प्रतिनिधि यदि वो सिस्टम से जुड़ने के बाद अपने नहीं होते तो आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए तो हम बोल रहे हैं लड़ना। तो क्या आप निराश हैं? नहीं, मैं इसीलिए तो लड़ रहा हूँ। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, फिर मेरी चाल देख ले। अच्छा, इसलिए आप सांसद का इलेक्शन लड़ रहे हैं? इसीलिए लड़ रहे हैं सर, हम सांसद का चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई जो भी पार्लियामेंट्री ये इंस्ट्रूमेंट्स है, सांसदीय आयुध है, ये यदि सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो डेवलपमेंटल इश्यू पर, पब्लिक के इश्यू पर ना तो आपको रूलिंग पार्टी की जरूरत है, रूलिंग पार्टी का ये होना जरूरी, सपोर्ट होना जरूरी नहीं है। जिस जनप्रतिनिधि का जूता जवान और नियत साफ है और सांसदीय आयुक्त सही ढंग से अप्लाई करते हैं तो पब्लिक को जस्टिस मिलने में, पब्लिक की आशा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब पार्लियामेंट में एक्सपोज होने में या जनता को राहत मिलाने में कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए आप कि हमारा देश जो है उसका स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि भाई 80% लोग कृषि पर निर्भर है, क्या आप मानते हैं ऐसा? अभी तो ये फिगर महाराष्ट्र में बदल गया है। अभी तक महाराष्ट्र में खेती पर गुजारा करने वाले 80% लोग थे, 81 में 20% लोग सिटी में रहते थे। अभी का स्टैटिस्टिक ये बताता है कि महाराष्ट्र में खेती से ऊब कर नए बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे सिटी में गए हैं, कोई जॉब ढूंढने, कोई जॉब करने, या तो इसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में अर्बन पॉपुलेशन 48% हुई है, रूरल पॉपुलेशन 52% पर आई है। पुणे एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट की अर्बन पॉपुलेशन 53% हुई है और रूरल पॉपुलेशन 47%। तो ये 53% में से ये शेतकरी संगठन के साथ कितने किसान हैं? देखो सर, किसान दो बात है जी। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि ये 53% तक ये जो शिफ्टिंग हुआ है करके तादाद बढ़ी है सिटी में, क्योंकि नए जनरेशन का सोच है कि भाई गांव में लाइफ नहीं है, खेती में बचत नहीं है और खेती में कोई अब राम बचा नहीं है, इसीलिए ये बच्चे रोजगार ढूंढने के लिए जा रहे करके ये शिफ्टिंग की वजह से, ये माइग्रेशन की वजह से अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये सही वास्तविकता है। नहीं, वास्तविकता तो ये है, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जब कृषक के परिवार अगर 52% है तो ये 52% कृषक क्या शेतकरी संगठन के साथ है? नहीं, ये बात तो पक्की है, वो नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि किसान छोटे बड़े साइज में डिवाइड हुआ है। अच्छा, किसान फसलों में डिवाइड हुआ है। क्या शेतकरी संगठन किसान खेती और खेती और मजदूर जो छोटी जमीन है ऐसा डिवाइड हुआ, और वतन में दुर्भाग्य से कास्ट और रिलीजियस फीलिंग अलग ढंग से करके 52% एक ही लाइन से जा नहीं सकते, क्योंकि वो अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, किसी का न किसी का कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है करके वो नहीं जाएंगे। और हालांकि सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए या तो फ्लो के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई
शिवाजी तो पैदा हुए मगर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, तो करके ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मतलब हर कोई लाभ उठाना चाहता है, लड़ना कोई नहीं चाहता। लड़ता कोई नहीं चाहता, वो तो अच्छा। कहते हैं ना, जैसा परिवार आगे बढ़ाना है जी। तो हर एक ये सोचता है किसी के कंधे पर किसका बोझ है, ऐसा है। ये जो किसानों का ऑर्गेनाइजेशन आपने शुरू किया, जिसको स्वतंत्र भारत पक्ष में आपने परिणत किया, जैसा कि हम समझ रहे हैं कि आपकी लड़ाई जो है वो यहाँ की गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ चल रही है, जो व्यवस्था आम आदमी को शोषण करती है, जो व्यवस्था आम आदमी को उसका जीवन नहीं दे पाती, उसको उसकी सहूलियतें नहीं दे पाती, उसके लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण नहीं कर पाती और उसके आसपास में जो वातावरण चाहिए वो वातावरण नहीं बना पाती। इसलिए आप किसानों का ऑर्गेनाइजेशन लेकर आप खड़े हुए हैं, स्वतंत्र भारत पक्ष के नियम आप डालना चाहते हैं। इस तरह का काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा कभी लगा आपको? देखो, प्रजातंत्र में हाँ। सही तो प्रेशर ग्रुप संख्या पर रहता है। अच्छा। जैसा मैं पहले भी कहना चाहता था कि एजुकेशन करना है तो एक गांव के 500 भी आदमी थे तो एजुकेशन होता है, रास्ता रोको होता है, सभी कुछ होता है, रेल रोको। और 6 साल यदि पहले बीच किसानों को मिलता भारत के, तो चाइना के आगे कपास के प्रोडक्शन में किया जाता। आज चाइना नंबर 1 है क्योंकि उन्होंने पहले इस्तेमाल किया। चुनाव के मंडी में आप जाते हो तो हर बूथ पर एवरेज 200 वोट चाहिए, तो ये तादाद से नहीं चलता है। तो आंदोलन में आने वाला सभी के सभी पोलिंग बूथ पर जाएगा ही, ये भी नहीं है। तो और दूसरी बात ऐसी है, जो सिस्टम तैयार हुई है ये गवर्नमेंट की गलत नीतियों से तैयार हुई है, गवर्नमेंट की गलत कानूनों से तैयार हुई है, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी से तैयार हुई है, और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी ही ये सिस्टम को गलत ढंग से बढ़ाने में और किसानों के धंधे को मारने में कारण हुई। नहीं, ये तो कारण हुई है, लेकिन आप तो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए आप लड़ते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई इस तरह का लड़ने वाले जो जितने ऑर्गेनाइजेशंस हो, जितने संगठन हो, जितनी पार्टियां हो, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। जहाँ जहाँ प्रयास है तो होता है, प्रयास करना भी चाहिए। जो भी साथ में आ सकता है, कोई इशू पर जरा भी टकराव है तो वो भी थोड़ा सा कंसिडर करके जाना चाहिए। और जैसा कि भाई जीत के लिए 51 चाहिए, हार के लिए 49 सफिशिएंट है, तो ये जो 2% का पासांग है, बैलेंस है, उसके लिए तो प्रयास करके छोटे छोटे खेमे, छोटे छोटे पार्टी, सम विचारधारा वाली पार्टी संगठन जोड़नी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आप एनडीए के साथ हैं या यूपीए के साथ? हाँ, ना तो हम एनडीए के साथ है, ना तो हम यूपीए के साथ है, क्योंकि दोनों भी जैसा हम बोलते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, ऐसी उनकी स्थिति है। अच्छा। और नीतियां कोई बदली नहीं है। जबकि विपक्ष में थे तो ये खुली व्यवस्था को अपोज करते थे, एनडीए की सरकार आने के बाद उन्होंने ही खुली व्यवस्था का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन किया, ये भी बात है। दुर्भाग्य से दोनों भी पार्टियां सही ढंग से खुली व्यवस्था लाना नहीं चाहती, दोनों भी पार्टियां किसानों का भला नहीं चाहती, और इसीलिए किसान कर्जे तले दबा है, बिजली का बिल ये हो रहा है। और ये जब कोएर्सिव मेथड से रिकवरी का नोटिस आता है बैंक का, तो किसान जैसा उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती, जैसा बच्ची की शादी, बच्चे का पढ़ाई, जैसा इनक्यूरेबल बीवी का डिसीज, और ये बैंक का कर्जा भुगतान नहीं कर पाता, और जब कोएर्सिव मेथड से रिकवरी आती है तो वो फ्रस्ट्रेशन से या समाज में अपनी लज्जा जाएगी, इस डर से वो खुद कुशिया कर रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंट की गलत नीतियों से ही हो रहा है। तो इसमें क्षेत्रीय संगठन ये नहीं कर पाता है कि उनको पारंपरिक खेती से उनका जो काम करने का तरीका है उसको बदल दें? नहीं, दो बातें हैं सर। किसानों को सही में तंत्र ज्ञान की आजादी दी ही नहीं जाती, क्योंकि हमने देखा था जब बीटी कॉटन आया था संसार में, तो साल हमको 6 साल लड़ना पड़ा भारत के किसानों को ये बीज मिलेगा, 6 साल। और इसके लिए हमने कर्नाटका और गुजरात में आंदोलन भी किया था। जो नवभारत गुजरात का सीड आया था पहले, जो इधर नहीं आ सकता था, वतन में नहीं जा सकता था, हमने एजुकेशन के तौर पर चोरी के मार्ग से लाकर वो बोया था, और अच्छी फसलें आई थी, क्योंकि
सबसे बड़ा फायदा जो बोलवर्म्स आते थे वो उससे कंट्रोल हो गए। और ये 6 साल यदि पहले ये बीज किसानों को मिलता हमारा भारत के, तो चाइना के आगे कपास के प्रोडक्शन में इंडिया जाता। आज चाइना नंबर 1 है क्योंकि उन्होंने पहले इस्तेमाल किया और हम नंबर 2 है क्योंकि हमने 6 साल के संघर्ष के बाद हमको ये इजाजत मिली थी। वैसा ही आज जो भी जीएम टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अभी 10 साल के लिए रिसर्च के लिए बंदी करने का चल रहा है। हम इसका भी अपोज करते। जो भी तंत्रज्ञान, जो नई टेक्नोलॉजी, आइदर बायोटेक्नोलॉजी हो या जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स वाली टेक्नोलॉजी हो, ये इस्तेमाल करने की किसानों को आज़ादी चाहिए। जब लगता है वो करेगा, नहीं लगता है तो रिजेक्ट करने का भी उसका राइट है, तो उसको इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। ये हमारी मांग है और ये हम करेंगे। और हमारे अधिवेशन के सत्र में एक सेशन उसके लिए भी हमने रखा है। अच्छा, अभी ये जो किसान कपास के लिए इतना झगड़ा चला उनका, लेकिन कपास को तो फिर भी भाव मिल भी नहीं मिला। नहीं, 3 बातें सामने आई है सर जी। जैसा जबकि गैट करार हुआ था, डंकेल ड्राफ्ट हुआ था उस समय, हाँ 90 के बाद 91, तो उस समय अपने आज के महामहिम राष्ट्रपति जी इन्होंने कहा था, जबकि वो कॉमर्स मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने कहा था कि संसार के मार्केट से भारत का किसान यदि 172 रुपीज लगाता है तो उसको 100 रुपया मिलता है। संसार के मार्केट से उसको -72 मिलता है, 72 रुपीज कम मिलता है। अच्छा, तो इसका मतलब सीधा ही है कि 17 फसलों में किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। दूसरी बात, अभी कैग जो बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ये कहा है कि जैसा अलग अलग स्टेटों ने जिस ढंग की सिफारिश की थी वाजिब दाम तय करने के लिए, जो सपोर्ट प्राइस तय करने के लिए, तो क्या ऐसा करता है, कहता है कि सीएससीपी ने ये दाम 47% कम तय किए। तो 47% कम तय किए तो इसका मतलब खर्चे, उपज के खर्चे से आपको 47% कम मिल रहा है। तीसरी बात ये, महाराष्ट्र के जो पिछले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे बाला साहब थोरा, उन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय की हुई सपोर्ट प्राइस ही महाराष्ट्र में गारंटी प्राइस है, और वो सपोर्ट प्राइस या गारंटी प्राइस से महाराष्ट्र में उपज का खर्चा 25% से 45% ज्यादा है। इसका मतलब सीधा ही है कि इससे इतना पैसा किसानों को कम मिलता है। जैसा ये साल ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीएससीपी की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कपास के दाम 6000 रुपए तय करने के लिए रिकमेंड किया था, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 39 से 40 किया। इसका मतलब 1/3 दाम खर्चे के हिसाब से जो महाराष्ट्र सरकार ने किया था, तो 1/3 दाम इनको कम मिल रहे, तो 2/3 दाम मिल रहे। तो इसकी वजह से इससे कोई सेविंग आएगा नहीं तो किसान कर्जा भुगत नहीं पाएगा। दूसरा, इससे धंधे में बचत नहीं आई तो गांव में बचत नहीं आएगी। किसानों की जो भी परचेसिंग पावर है वो नहीं बढ़ेगी। परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो उसका चॉइस टू चूज नहीं बढ़ेगा। चॉइस टू चूज नहीं बढ़ेगा तो इसकी पर्सनल लिबर्टी की जो सीमा है ये भी नहीं बढ़ेगी। तो आप उम्मीद कितनी देख रहे हैं इसमें? उम्मीद सर देखो, आदमी तो होप पर जीता है, जीता है, लेकिन ये जो सारी स्थिति आप बता रहे हैं कि भाई किसान ये विकास की ओर नहीं अवनति की ओर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उम्मीद कितनी देख रहे हैं? उम्मीद इसीलिए देखते हैं हम, कितना भी हुआ जमीन का आकार कम हुआ, साइज कम हो रहा है, और नए टेक्नोलॉजी के लिए सरकार इस ढंग से दबोच रही है। जैसा बीटी ब्रिंजल नहीं आने दे रही है, गोल्डन राइस नहीं आने दे रही है, तो ये नया टेक्नोलॉजी नहीं आने देती है, तो करीब 120 करोड़ जनता को आप फीड नहीं कर पाओगे, एक बात। और दूसरी बात ऐसी है सर कि एक स्टेज आज ऐसी आएगी कि 10 साल के बाद और फिर एक बार उत्तम खेती यही दिन है। तो जो अपन लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं वो टॉप प्रायोरिटी पर हो, और ये फिस्कल जो डिसिप्लिन आनी चाहिए, वो फिस्कल डिसिप्लिन, ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा तो ही आ सकता है। क्योंकि आपने सब कुछ किया तो भी अनाज आप इंडस्ट्री में पैदा नहीं कर सकते। अनाज खेती से ही उगता है, कहीं से आएगा। पैसे आएगा।
और फिर एक बार फिर से वही लौटना होगा जहां वो हमारी पहले वाली खेती जो हुआ। नहीं, प्रॉब्लम ऐसा है वही जाना इसीलिए जरूरी होगा। खेती यदि फायदे का धंधा होता है तो कोई भी गांव छोड़ के नहीं जाएगा, हर एक अपने परिवार से दूर रहना नहीं चाहेगा। मगर प्रॉब्लम ऐसा है कि वहां पे लाइफ है नहीं, सेविंग है नहीं, कर्जा नहीं भुगत पा रहे, तो ऐसे हालत में फ्रस्ट्रेशन में जाने के बजाय आदमी अल्टरनेटिव सोचता है। और अल्टरनेटिव उनको ऐसा लगता है कि जो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जैसा मुंबई, पुणे, नासिक, नया मुंबई, और ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आज 90% अपने बच्चे बाहर जा रहे हैं, जिससे उधर की पॉपुलेशन बढ़ रही और अपनी घट रही, तो आदमी ये कम से कम 5 उंगलियां मुंह में जावे, इसीलिए वो शिफ्टिंग करते हैं। लेकिन ये जो खेती है इसको तो अभी सेज लील रहे हैं, और इस तरह से लील रहे हैं कि जहाँ से सिर्फ धुआं उठेगा, अनाज नहीं निकलेगा, फसलें नहीं निकलेगी। आप उम्मीद कैसे देख रहे हैं? ये बात है सर जी, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अच्छा, आप डेवलपमेंट के साथ जाना चाहते हो तो कुछ ढंग तक पोल्यूशन आएगा, मगर ये पोल्यूशन कंट्रोल करने की भी यंत्रणा है। जैसा कि ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पेड़ों की ज्यादा लागत लगाना ये भी जरूरी है, और 1/3 यदि अपने पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो ये जो इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल बैलेंस जो बोलते हैं पर वो मेंटेन होता है। तो इसीलिए बिजली आपको पैदा करनी है तो जो भी ईटीपी आपको लगाना है वो सही ढंग से लगाना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होगा। आपको यदि कागज बनाना है तो आपको ईटीपी लगाना है तो पोल्यूशन वाटर में नहीं होगा। ये आप थोड़ी प्रिकॉशन लेके स्ट्रिक्टली करते हो, अफसरों का करप्शन कंट्रोल करते हो और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करते हो, तो ये हो सकता है। कानून से बड़ा तो वतन में कोई है नहीं, घटना तो सबसे बड़ा कानून है वतन का। क्या बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार स्वतंत्र भारत पक्ष का कि जिसके साथ वो चुनाव में जाएगा? स्वतंत्र भारत पक्ष का सही मुद्दा यह है कि हम गांव में रहने वाले, खेती व्यवसाय पर जीने वाले हम इंसान हैं। हमको इंसान जैसा सभी वतन वालों के जैसा रहने की इजाजत मिले, और ऐसा यदि होना है तो हमारा धंधा फायदे का होना चाहिए। धंधा फायदे का होना है तो लागत खर्च कॉम्पेंसेट हो गए, इतना लागत मूल्य के आधार पर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस तय होनी चाहिए। और दूसरा ऐसा कि भाई पर्सनल लिबर्टी नाम की जो चीज है, ये देहात में हो या गांव में, तो ये इंसान को इंसान जैसे जीने की ये मिले, कानून का जंगल कम होवे, इतना ही नहीं तो जो अपन लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं वो टॉप प्रायोरिटी पर हो। और ये फिस्कल जो डिसिप्लिन आनी चाहिए, वो फिस्कल डिसिप्लिन, ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा तो ही आ सकती है। चैरिटी आपको कुछ कम करना पड़ेगा, चैरिटी शुड बिगिन एट होम, ये एटीट्यूड से जाना पड़ेगा। और हर चीज में अपन वोटों की राजनीति दिखते हैं, उसको भी आपको थोड़ी पाबंदी लगाना पड़ेगा। और ये भाई कि जो भी पसीना बहा रहा है वो इंसान है, और ये उसको वतन के सभी इंसान जैसा इंसान करके जीने की राह। क्या बात है भाई, यदि किसान बचेगा तो देश बचेगा, और किसान को बचाने के लिए इंसानियत को सहेजना होगा। इसी बात के साथ इस वक्त स्वतंत्र भारत पक्ष जा रहा है, एडवोकेट वामन राव चटप जी के नेतृत्व में वो आगे बढ़ रहा है। हम लोग राजनीति में तो यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। चटप साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मित्रों, बने रहिएगा हमारे साथ, आवाज इंडिया पर प्रोग्राम आगे भी जारी है।